आज की जो हमारी क्लास है वो डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर के पेपर फर्स्ट वर्तमान भारतीय समाज एवं प्रारंभिक शिक्षा के अंतर्गत हम बौद्ध शिक्षा प्रणाली का अध्ययन करेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में हमने वैदिक शिक्षा प्रणाली का अध्ययन किया था। तो आर के मुखर्जी के मत में बौद्ध शिक्षा प्रणाली ब्राह्मणीय शिक्षा प्रणाली का एक परिवर्तित रूप था। इनके अनुसार जो बौद्ध शिक्षा प्रणाली थी वो लगभग वैदिक शिक्षा प्रणाली जैसी थी, कुछ उसमें परिवर्तन आए थे। और बौद्ध शिक्षा प्रणाली के जो संस्थापक थे वो महात्मा बुद्ध थे। इनको हम सिद्धार्थ के नाम से भी जानते हैं। इनकी कहानी हमने छोटी क्लासेस में पढ़ रखी है कि ये एक राजकुमार हुआ करते थे और उसके बाद किस तरीके से इनको ज्ञान प्राप्त हुआ और ये अपना सारा राजपाट छोड़कर भगवान की आराधना में लीन हो गए। और इन्होंने जब ज्ञान प्राप्त कर लिया तो फिर इन्होंने समाज में एक अलग ही परिवर्तन लाया। तो तभी से हमारी ये बौद्ध शिक्षा शुरू होती है। तो इसके इस उद्देश्य को हम डिस्कस करते हैं। पहला उद्देश्य है किसी भी जाति, धर्म, लिंग, वर्ग से कोई भेदभाव नहीं। बौद्ध शिक्षा प्रणाली में किसी भी वजह से कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। दूसरा, शुद्ध चरित्र का निर्माण। शुद्ध चरित्र का निर्माण हो, ये बौद्ध शिक्षा का उद्देश्य था। सात्विक जीवन जीना। थर्ड है सामाजिक कुशलता का विकास। सामाजिक कुशलता का विकास हो। राष्ट्रीय संस्कृति का प्रचार प्रसार एवं संरक्षण। तो ये भी एक इसका उद्देश्य है कि राष्ट्रीय संस्कृति का प्रचार प्रसार करना और उसका संरक्षण करना। सत्य की खोज एवं निर्वाण की प्राप्ति। जैसा कि वैदिक कालीन शिक्षा में था कि आपको ज्ञान प्राप्त करना है, आत्मज्ञान प्राप्त करना है, ऐसी शिक्षा चाहिए जो आपको मुक्ति की ओर ले जाए। ठीक इसी तरीके से यहाँ पर भी है यही उद्देश्य कि आपको सत्य की खोज करनी है और निर्वाण की प्राप्ति करनी है। आगे हम डिस्कस करते हैं बौद्धकालीन शिक्षा प्रणाली की विशेषताएं। क्या क्या विशेषताएं थी? तो पहली विशेषता है सार्वभौमिक शिक्षा। ये शिक्षा सभी के लिए थी, किसी के साथ कोई भी भेदभाव नहीं। दूसरा है प्राथमिक शिक्षा पूर्णतः निःशुल्क थी। जिस तरीके से वैदिक कालीन शिक्षा प्रणाली आपकी निःशुल्क थी, उसी तरीके से बौद्ध शिक्षा भी आपकी पूरी तरीके से निःशुल्क थी। थर्ड पॉइंट है शिक्षा का मूल केंद्र संघ। यहाँ पर जो शिक्षा का मूल केंद्र था वो संघ हुआ करता था, जबकि वैदिक कालीन शिक्षा प्रणाली में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी। जो शिक्षा का केंद्र हुआ करते थे वो गुरुकुल में ही शिक्षा दी जाती थी। ब्राह्मणों के घर पर, गुरुओं के घर पर शिक्षा दी जाती थी और शिक्षा ग्रहण करने के लिए उनको खुले वातावरण में बैठकर अपने गुरुओं के माध्यम से शिक्षा ग्रहण करते थे। ये हमने वैदिक कालीन शिक्षा प्रणाली में पढ़ा था। जबकि बौद्ध शिक्षा प्रणाली में जो शिक्षा के केंद्र हुआ करते थे वो संघ हुआ करते थे। शिक्षा का माध्यम जनभाषा थी। यहाँ पर ये एक अच्छा पॉइंट है कि यहाँ पर शिक्षा का जो माध्यम था वो जनभाषा को लिया गया था। और इसके साथ साथ यहाँ पे पाली भाषा का भी माध्यम रहा है। पाली भाषा भी शिक्षा का माध्यम रहा है। जबकि वैदिक काल में शिक्षा का माध्यम क्या था? वैदिक काल में शिक्षा का माध्यम था संस्कृत। आगे जनतांत्रिक सिद्धांतों पर आधारित जो आपकी शिक्षा थी वो जनतांत्रिक सिद्धांतों पर आधारित थी। धम्म, संघ, गुरु की महत्ता। यहाँ पर धम्म की, संघ की और गुरु की महत्ता थी। शास्त्रीय विवाद। शास्त्रीय विवाद, ये इनकी विशेषताएं थी। आगे देखते हैं हम शिक्षा व्यवस्था। तो हमने अभी उद्देश्य डिस्कस किए, उसके बाद हमने बौद्ध शिक्षा प्रणाली के विशेषताओं की चर्चा की। अब हम देखते हैं शिक्षा व्यवस्था। तो ये जो शिक्षा व्यवस्था थी वो आप देखते हैं शिक्षा का जो प्रारंभ था वो 6 से 8 वर्ष तक की आयु में होता था। जब बच्चा 6 से 8 वर्ष का होता था लगभग, तब वो अपनी शिक्षा प्रारंभ करता था। इनके जो मूल केंद्र थे जहाँ पर शिक्षा दी जाती थी वो मठ और कुछ बौद्ध विहार। प्रवज्जा संस्कार। जिस तरीके से वहाँ पर आपका होता था उपनयन संस्कार, यहाँ पर होता है प्रवज्जा संस्कार। प्रवेश करने से पहले जो संस्कार किया जाता था वो होता है प्रवज्जा संस्कार। ये याद रखने वाला पॉइंट है कि हमारा बौद्ध शिक्षा प्रणाली में जो प्रवेश शिक्षा को प्रारंभ करने के लिए जो संस्कार किया जाता था वो प्रवज्जा संस्कार कहलाता था। और जो वैदिक काल में प्रवेश करने से पहले, शिक्षा को प्रारंभ करने से पहले गुरुकुल में प्रवेश करते समय जो संस्कार किया जाता था वो उपनयन संस्कार था। तो प्रवज्जा संस्कार के बाद छात्र श्रवण, शामनेर या सिद्ध विहारक कहा जाता था। इन नामों से जाना जाता था। वहाँ पर हम क्या कहते थे? जब छात्र का उपनयन संस्कार कर दिया जाता था तो उसको द्विज कहा जाता था और यहाँ पर हम उसको श्रवण, शामनेर या सिद्ध विहारक कहा जाता था। 5 विधाएं।
यहाँ पर 5 विधाएं थीं। शब्द विद्या, शिल्प स्थान, चिकित्सा, हेतु एवं आध्यात्म, ये इसकी 5 विधाएं थीं। आगे देखेंगे प्राथमिक शिक्षा। प्राथमिक शिक्षा जो चलती थी वो 12 वर्ष तक चलती थी। वहाँ पर भी 12 वर्ष का आपका कार्यकाल था और यहाँ भी 12 वर्ष तक शिक्षा चलती थी। 20 वर्ष की आयु में यहाँ उपसंपदा संस्कार किया जाता था। जब बच्चा प्राथमिक शिक्षा प्राप्त कर लेता था और उसके बाद जब 12 वर्ष के बाद उसका जब वो 20 वर्ष की आयु का हो जाता था तब उसका उपसंपदा संस्कार किया जाता था। ये याद रखने वाला पॉइंट है कि जब आप शिक्षा ग्रहण कर लेंगे उसके बाद 20 वर्ष की आयु में जो शिष्य था उसका उपसंपदा संस्कार किया जाता था। आगे देखिए, अब हम बौद्ध शिक्षा प्रणाली के 10 नियमों को देखेंगे। नव भिक्षु इन नियमों का संकल्प लेता था। जो नव भिक्षु होता था उसको इन 10 नियमों का संकल्प लेना पड़ता था। पहला है जीव हत्या न करना, जीव हत्या न करना। दूसरा चोरी न करना। तीसरा शुद्ध रहना। चौथा असत्य न बोलना। पांचवा मादक पदार्थों का प्रयोग न करना, किसी भी नशीले पदार्थ का कोई सेवन नहीं, कोई प्रयोग नहीं। समय पर भोजन करना। नृत्य संगीत तमाशा से दूर रहना। श्रृंगार की वस्तुओं का प्रयोग न करना। आगे भूमि शयन करना और स्वर्ण चांदी दान न लेना। ये 10 नियम थे। ये नव भिक्षु को इन नियमों का संकल्प लेना पड़ता था और इनका पालन करना पड़ता था। इसी तरीके से आगे हमको ये 10 नियम याद रखने होंगे। अब हम देखते हैं शिक्षण सत्र। जो शिक्षण सत्र होता था 12 मास का एक शिक्षण सत्र हुआ करता था। तो शिक्षण सत्र का जो यहाँ पर समय था वो 12 मास का था। 12 मास का शिक्षण सत्र हुआ करता था। आगे बौद्धकालीन शिक्षा केंद्र। तो ये यहाँ पर हम बौद्धकालीन उस समय जो शिक्षा के केंद्र हुआ करते थे उनको देखेंगे। तक्षशिला, नालंदा, वल्लभी, विक्रमशिला, उदंतपुरी, काशी, मिथिला एवं जंगदला। ये हमको याद रखने हैं, ये एक नंबर में ये पूछे जाते हैं। आगे देखिए पाठ्यक्रम। पाठ्यक्रम क्या है? पाठ्यक्रम में आप देखेंगे बौद्ध साहित्य और लौकिक पाठ्यक्रम के अंतर्गत लेखन, गणित, यहाँ पे लेखन है, गणित, कृषि, पशुपालन, चिकित्सा, मल्ल विद्या, शिल्पकला आदि, कताई, बुनाई, सिलाई, शिल्प निर्माण, कला की शिक्षा भी दी जाती थी। तो ये हो गया बौद्ध शिक्षा प्रणाली का पाठ्यक्रम के बौद्ध शिक्षा के समय जो भी शिक्षा दी जाती थी उसका क्या क्या पाठ्यक्रम होता था। अब हम देखेंगे शिक्षण विधि। तो शिक्षण विधि यहाँ पर मौखिक थी, जैसा कि वैदिक कालीन शिक्षा में थी उसी तरीके से ये शिक्षण विधि भी मौखिक थी। माध्यम थी, जो माध्यम था शिक्षा का माध्यम था वो जन भाषाएं शिक्षा का माध्यम हुआ करती थी और पाली भाषा का भी यहाँ पर प्रयोग किया गया था। गुरु शिष्य के जो संबंध थे वो भी वैदिक काल की तरह थे, स्नेहपूर्ण थे, मधुर संबंध थे। यहाँ पर स्त्री शिक्षा को प्रोत्साहन मिला था कि वैदिक कालीन शिक्षा में स्त्री शिक्षा में कमी थी, मगर बौद्ध शिक्षा कालीन जो बौद्ध शिक्षा प्रणाली थी इस समय स्त्री शिक्षा को प्रोत्साहन दिया गया था। आगे देखेंगे हम गुण। गुण क्या क्या है, इसकी विशेषता क्या क्या है, गुण क्या है? गुण है अत्यधिक सुव्यवस्थित। अत्यधिक सुव्यवस्थित थी, बहुत अच्छी तरीके से इसकी व्यवस्था की गई थी पढ़ाई की, किस तरीके से सब कुछ डिसाइड किया गया था। आगे सांप्रदायिक सौहार्द को प्रोत्साहन। यहाँ पर सांप्रदायिक सौहार्द को प्रोत्साहन दिया गया था, किसी भी चीज़ के लिए कोई भेदभाव नहीं था। आगे है पुस्तकालय में प्रत्येक भाषा विषय का अनूठा संग्रह उपलब्ध था। पुस्तकालय हुआ करते थे, उसमें भाषा का और विषयों का बहुत अलग अलग तरीके का संग्रह उपलब्ध था। जन भाषा में शिक्षा, ये भी इसका एक बहुत अच्छा गुण है कि ये यहाँ पे जो शिक्षा थी वो जन भाषा में दी जाती, जबकि वैदिक काल में संस्कृत भाषा पर ही विशेष जोर था। मध्यम वर्ग की शिक्षा पर बल, यहाँ पर मध्यम वर्ग की शिक्षा पर बल दिया गया था। ये दो बहुत अच्छे पॉइंट है और ये पूछे जाते हैं। आगे देखेंगे हम, गुण हमने डिस्कस कर लिया, अब हम दोष देखेंगे। तो दोष में स्त्री शिक्षा का सार्वभौमिकरण न हो,
पाया था। शिक्षा को प्रोत्साहन तो मिला था, मगर सभी को शिक्षा मिल पाए ऐसा नहीं हो पाया था। कुलीन स्त्रियां ही शिक्षा ग्रहण करती थी, सिर्फ कुलीन स्त्रियां ही थी वही शिक्षा ग्रहण कर पाती थी, सभी को शिक्षा नहीं मिल पा रही थी। लौकिक विषयों की उपेक्षा, जो लौकिक विषय थे उनकी उपेक्षा की गई थी। आजीवन ब्रह्मचर्य ने भिक्षुओं को विलासिता की ओर ढकेला। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो बौद्ध शिक्षा प्रणाली के दोष हैं। आगे हम डिस्कस करेंगे बौद्ध शिक्षा और वैदिक शिक्षा के बीच समानता। लक्ष्य निर्वाण प्राप्ति, पहले हम डिस्कस करेंगे बौद्ध शिक्षा और वैदिक शिक्षा के बीच समानता। तो समानता में सबसे पहला पॉइंट है हमारा लक्ष्य निर्वाण प्राप्ति, लक्ष्य मोक्ष प्राप्ति। तो यहाँ पर जो दोनों ही में आप देखोगे समानता है कि दोनों में ही दोनों का ही लक्ष्य एक ही था कि उनको मोक्ष प्राप्त करना था, मुक्ति प्राप्त करनी थी। निर्वाण का भी मतलब यही होता है। आगे शिक्षा प्रारंभ की आयु 8 वर्ष थी, 6 से 8 वर्ष, यहाँ भी 8 वर्ष से ही शुरू होती थी। आगे शिक्षा का प्रारंभ प्रवज्जा संस्कार से होता था, यहाँ प्रवज्जा संस्कार में होता था और यहाँ पर उपनयन संस्कार किया जाता था शिक्षा प्रारंभ करने के लिए। भिक्षाटन, शिष्य की जो दिनचर्या थी भिक्षाटन थी, और यहाँ भी शिष्य की दिनचर्या भिक्षाटन थी। तो ये हमने अभी डिस्कस करी है समानता, बौद्ध शिक्षा और वैदिक शिक्षा के बीच में जो समानता थी। अब हम डिस्कस करेंगे बौद्ध शिक्षा और वैदिक शिक्षा के बीच में असमानता। तो सबसे पहले पॉइंट आप देखेंगे बौद्ध धर्म का प्रचार, असमानता। यहाँ बौद्ध धर्म का प्रचार किया गया था, यहाँ पर कोई भी प्रचार नहीं किया गया था। संघ का वर्चस्व था, यहाँ पर संघ का वर्चस्व था, यहाँ पर गुरु का वर्चस्व था। शिक्षा समुदाय प्रधान थी, यहाँ जो शिक्षा थी वो समुदाय प्रधान थी, यहाँ शिक्षा थी वो परिवार प्रधान थी। कालांतर विलासिता की ओर अग्रसर, कालांतर विलासिता की ओर अग्रसर। जीवन सादगी पूर्ण था, यहाँ पर जो जीवन था वो सादगी पूर्ण था। उपसंपदा संस्कार के बाद आजीवन ब्रह्मचर्य, यहाँ पर समापवर्तन संस्कार होता था और उसके बाद गृहस्थ जीवन में प्रवेश कर जाते थे। तो ये इनकी असमानताएं हैं। संघ में पुरुष और स्त्री साथ में रहते थे, गुरुकुल में साथ रहना अनुमेय था, यहाँ पर साथ नहीं रह सकते थे पुरुष और स्त्री। माध्यम पाली और जन भाषा थी, यहाँ का जो शिक्षा का माध्यम था वो पाली और जन भाषा थी, जबकि यहाँ पर संस्कृत भाषा थी। यहाँ जाति धर्म से परे था, ये जाति धर्म से परे था, यहाँ किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं था, जबकि ये जाति पर आधारित था, ये वैदिक कालीन शिक्षा। संघ का विद्यालय पर नियंत्रण, संघ का विद्यालय पर नियंत्रण था, जबकि गुरुकुल नियंत्रण से मुक्त था, यहाँ गुरुकुलों पर किसी का कोई नियंत्रण नहीं था। तो ये हमने डिस्कस करी आपकी वैदिक कालीन शिक्षा और बौद्ध कालीन शिक्षा की असमानताएं। इससे पहले हमने समानता को डिस्कस किया था। ठीक है, तो आज का ये हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है। इसके बाद हम अपने अगले वीडियो में लेकर आएंगे मध्यकालीन शिक्षा प्रणाली। थैंक यू।